जय हिंद दोस्तों, ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं लेकर के आया हूँ प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। ये मुख्यतः ताम्रपाषाण काल पर निर्भर था। इसमें हम लोग ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसका समय 3500 से 2350 बीसी के बीच देखा जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 बीसी के मध्य देखा जाता है। उसके बाद हड़प्पा के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति, जो कि 2000 से 700 बीसी के मध्य देखा जाता है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग परिचय की चर्चा करेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज किस प्रकार से हुआ, इसका इतिहास जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में शहरी प्रकृति किस प्रकार से विद्यमान थी, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का कितना महत्वपूर्ण था, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक का क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में समाज किस प्रकार से थी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में धर्म का क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक से देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और पतन किस प्रकार से होता है, उसके हम लोग आगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का यह जो क्षेत्र है, यह मुख्यतः पाकिस्तान में स्थित है। यह हड़प्पा, मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो, लोथल अपना इंडिया, गुजरात में स्थित है। अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः नदी के किनारे ही स्थित था, और विश्व में अन्य ऐसी और भी बहुत सारी संस्कृतियां थी जो नदी के किनारे ही प्रमुख रूप से बसी हुई थी। तो हम लोग परिचय देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है मुख्यतः वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र पर ही फैली थी, जिसका काल समय लगभग 2350 से 1750 बीसी के मध्य निर्धारित किया गया है। और जब हड़प्पा सभ्यता अपने विश्व में जब मौजूद थी, तो उस समय अन्य सभ्यताएं भी मौजूद थी, जैसे कि मेसोपोटामिया का सभ्यता इराक में दजला एवं फरात नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद नील नदी की सभ्यता दिखलाई पड़ती है, जो कि नील नदी के किनारे अफ्रीका में मौजूद थी। हवांगों की सभ्यता पीली नदी के तट पर या चाइना में स्थित था। अगर बात करें कि इसमें हड़प्पा सभ्यता का, तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था उससे बेहतर व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध था अपना हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका नामकरण में कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता है। सबसे पहले खोजे गए स्थल के आधार पर इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ता है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता, या सिंधु नदी के आसपास इस स्थल को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता रखा गया। उसके बाद आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है 80% बस्तियां जो है पाया गया था, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम पड़ता है। और इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। पहली बार सिंधु बस्ती के लोग जो है तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ता है। और प्रथम नगरीय क्रांति का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पहली बार जो है नगरों का उदय इसी सभ्यता में दिखलाई पड़ता है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक सील है, इसमें बैल के चित्र पाए गए हैं, जो कि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्षेत्रों में पाया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पुरोहित का चित्र है, जो कि यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये मातृदेवी का चित्र है, यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और इसमें एक बैलगाड़ी का चित्र, खिलौने पाए गए हैं, यह हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सारे सील हैं, जो कि कहीं ना कहीं व्यापारिक केंद्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंघी बैल, या इसे बैल भी बोला जा सकता है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये मातृदेवी का चित्र है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पशुपति सील है, जो कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हड़प्पा की खोज का इतिहास किस प्रकार से हुआ है। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया और ब्रिटिश सरकार को इस ओर ध्यान दिलाया।
उसके बाद 1853 से 73 के बीच जनरल कनिंघम के द्वारा डायरेक्टर ऑफ जनरल एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग का, इसका स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1921 जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम स्थल की खुदाई करते हैं। और उसके बाद 1990 में धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, कि खुदाई कार्य पूरा होने के साथ ही पूरे हड़प्पा सभ्यता पर कार्य समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्त कि हड़प्पा का विस्तार एवं सीमा किस प्रकार से था। तो हड़प्पा सभ्यता आज का जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत के वृहद क्षेत्रों पर फैला हुआ था, जो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर फैला था। और हड़प्पा सभ्यता का अगर महत्वपूर्ण स्थल देखा जाए तो यह मुख्यतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। और अगर इसका बात किया जाए तो इस सभ्यता का कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से जो है 20 गुना लगभग बड़ा था। और अगर मिस्र और मेसोपोटामिया को भी मिला दिया जाए तो उससे 12 गुना जो है अपना हड़प्पा सभ्यता बड़ा था। और इस सिंधु संस्कृति में जो है लगभग 1300 किलोमीटर समुद्र तट पाया गया है। और अगर हड़प्पा की सीमा की बात किया जाए तो उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर चेनाब नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के, उत्तर में अगर देखा जाए तो सुट कांगेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास डोन्स नदी के किनारे पाया गया है। और दक्षिण में देखा जाए तो आलमगीरपुर वेस्ट यूपी हिंडन नदी के किनारे पाया गया है। सॉरी, ये पश्चिम में दोस्त। आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पाया गया था, तो हम लोग पहले अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में नहीं पाया गया था, बल्कि इसका महत्वपूर्ण 2 स्थल था। एक तो आपका मुंडीगाग था और दूसरा था सोरतू घई में। इस सभ्यता के जो है प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों में दिखाई देता है, जो कि पहला बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है। उसके बाद सिंध और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अगर बलूचिस्तान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सुद कांगेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, इसके साथ डाबरकोट इत्यादि दिखलाई पड़ते हैं। और अगर सिंध प्रांत में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, चान्हुदड़ो, आमरी इत्यादि दिखाई पड़ता है। और अगर पंजाब प्रांत के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रहमान डेरी, गुमला, चकपुर वाला इत्यादि का क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है। और अगर भारत के क्षेत्र में बात किया जाए तो यह जम्मू प्रांत में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली, मिथाथल, राखीगढ़ी इत्यादि क्षेत्र दिखलाई पड़ते हैं। और राजस्थान में कालीगंगा जो है सबसे महत्वपूर्ण था। गुजरात में सुरकोटदा, लोथल इत्यादि का क्षेत्र जो है दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और भी था कुंतासी, रंगपुर, प्रभास पाटन, भगतराव इत्यादि सब इसी क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है। ये आप यहाँ पे मोहनजोदड़ो का चित्र देख सकते हैं कि अभी इसी प्रकार से वहाँ पे ये विद्यमान है, किस प्रकार से पक्की ईंटों का, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रकृति जो है वह किस प्रकार से विद्यमान थी। यहाँ पे उत्खनन से बड़े बड़े भवन, निश्चित जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, लिपि आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
और अगर बात किया जाए तो हड़प्पा के जो नगर है वो बिल्कुल जाल की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर जो है 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीलों पर जो है नगर आवास के साक्ष्य मिले हैं और यह काफ़ी बड़ा टीला था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक इत्यादि लोग रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये दुर्गीकृत क्षेत्र है और यह सामान्य वर्ग है। इसी क्षेत्र में जो है सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक इत्यादि लोग रहते थे। और इस समय आप यहाँ पे किलाबंदी जैसे चीज़ भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किलाबंदी से जो है बाहरी आक्रमणों से बचा जाता था, या बाढ़ जैसे चीज़ों से बचने के लिए जो है कि आप अपने क्षेत्र को किलाबंदी करके रखते थे। सड़कें बिल्कुल शतरंजनुमा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई थी और सड़क जो है बहुत सुंदर नियोजन तरीके से बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे सड़क बनाने में जो है बिल्कुल कच्ची ही थी, मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ का नाली तंत्र बहुत ही प्रमुख थी। यहाँ पे नालियाँ जो है ढकी हुई मिलती है। नालियों के निर्माण में पक्की ईंट, जिप्सम एवं चूना का प्रयोग किया गया था और नालियाँ को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ पे सोख्ता का निर्माण किया गया था। अब नाली को यहाँ पे जो है पत्थर से ढका जाता था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सोख्ता था जो नाली का पानी को ये सोख लिया करता था। और यह प्रायः बड़ी बस्ती से लेकर छोटी बस्ती तक दिखलाई पड़ती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हड़प्पा के घर किस प्रकार से थे। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में जो है प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों और 4-5 कमरे, उसके साथ रसोई घर, स्नान घर होता था। और मंजिला यहाँ का जो घर होता था वो 1 मंजिला, 2 मंजिला या कहीं कहीं बहुमंजिला भी होता था। ये घर में कुआं भी पाया जाता था। मकान जो है ज़्यादातर पक्की ईंटों के बने होते थे। यहाँ पर पत्थर का प्रयोग नहीं दिखलाई पड़ता है मकान बनाने में। कालीबंगा में जो है पक्की हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया था। और वहाँ पे सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिला भवन भी बनते थे। और घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क में ना खुलकर गलियों में खुलते थे। परंतु वहीं लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल में दरवाज़ा और खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़कों की ओर खुलता था। इस भवन की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिलते हैं। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था और सबसे प्रचलित था 4:2:1 अनुपात का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नगर नियोजन था वो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा मुख्य था। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। जिला साहिवाल, राज्य पंजाब और देश पाकिस्तान। खुदाईकर्ता में दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में। और अगर हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का दूसरा या सबसे बड़ा स्थल था। इस टीले पर अन्नागार प्राप्त हुए हैं, अनाज कूटने के चबूतरे पाए गए हैं और श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके दक्षिण की ओर कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे लड़काना ज़िले में, सिंध राज्य, देश पाकिस्तान। इसमें राखला दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में, उसके बाद मैके 1927 और व्हीलर के द्वारा 1930 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यतः स्नानगार मिला है, जो कि इसके दोनों तलों में सीढ़ियाँ बनी हुई है। फर्श जो है पक्की ईंटों से बनाया गया है। और इसके स्नानगार के किनारे बड़ा सा कुआं है, जहाँ से पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। गंदा पानी निकालने के लिए यहाँ पे नालियाँ भी बनाई हुई थी।
और मुख्यतः स्नानगार को जो है धर्मानुष्ठान संबंधी के लिए स्नान किया जाता था। इसके साथ यहाँ पे अन्नागार भी पाया गया है, जो सबसे बड़ी इमारत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे सभा भवन भी पाई गई है। उसके बाद पुरोहित आवास भी पाया गया है कि जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उसके बाद आता है चानुदड़ो, जो कि यह भी सिंध नदी के किनारे, जिला नवाबशाह, राज्य सिंध और देश पाकिस्तान, मैके के द्वारा 1925 ईस्वी में और एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। इसमें जो है मनके कारखाना भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, या मैके के द्वारा जो है बताया गया है। और यहाँ पे लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि प्रमाण के रूप में मिलते हैं। इसके बाद आता है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद ज़िले में, राज्य गुजरात, देश इंडिया, SR राव के द्वारा 1954 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। यहाँ पे जल प्रबंधन का उत्तम व्यवस्था था। और यहाँ पे लोथल में समाधियों का भी उदाहरण देखने को मिलता है, और कहीं न कहीं समाधियों से सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। और लोथल से जो है एक अग्निकुंड का भी अवशेष प्राप्त किया गया है। इसके बाद आएगा कालीबंगा को देखते हैं। यह घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में, राज्य राजस्थान, देश इंडिया, अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में, बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, और यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियाँ के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा में भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बनावली, जो कि घग्गर नदी के किनारे, जिला फतेहाबाद, राज्य हरियाणा और देश इंडिया, RS बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। यहाँ पे मिट्टी का बना हल और बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। यहाँ के मकानों से पता चलता है कि यहाँ समृद्ध लोगों का नगर था, मतलब बनावली को जो है समृद्ध लोगों का नगर बताया गया है। इसके बाद धौलावीरा या लूनी नदी के किनारे स्थित था, जिला कच्छ, राज्य गुजरात और देश इंडिया, जो कि JP जोशी के द्वारा 1967 ईस्वी में खुदाई कार्य किया गया था। धौलावीरा को यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर माना गया है, धौलावीरा को। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि नालियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, नालियों को किस प्रकार से यहाँ पे ढका गया था। ये सोख्ता का निर्माण किया गया था, जो नाली का पानी को यहाँ पे सुखा लिया करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्य द्वार हुआ करता था, और ये अपर सिटी के लोग, यहाँ पे पुरोहित, बड़े उच्च वर्गों के लोग रहते थे, और ये निम्न सिटी को, इसमें सामान्य समुदाय के लोग यहाँ पे रहते थे। और यह सिंधु नदी है। ये जो किलाबंदी किया गया है, कहीं न कहीं बाहरी आक्रमणों और बाढ़ इत्यादि से बचने के लिए ये लोग किलाबंदी का निर्माण किए थे। अब इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं घर कहीं कहीं 2 मंजिला भी है, कहीं कहीं 1 मंजिला भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपना जीविकोपार्जन करते थे। और इसके साथ यहाँ पे इस प्रकार से जो है पक्की हुई ईंटों का कुआं का निर्माण देखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था में वहाँ के लोग किस प्रकार से संलग्न थे, जो कि हमें कृषि के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मुख्यतः जो है कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर ये लोग निर्भर थे। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 प्रकार की फसलें ज्ञात थी, जिसमें गेहूँ, जौ, चावल, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई और तिल इत्यादि थे। बनावली से जो है बढ़िया जौ का साक्ष्य प्राप्त होता है, लोथल से चावल प्राप्त होता है, और वहीं रंगपुर से जो है धान भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ जो है बनावली से मिट्टी के हल का नमूना दिखलाई पड़ता है,
कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो लोग हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे, तो यहाँ पे कृषि इनका मुख्य था। और कृषि में ये लोग खुदाई जो है डंडे के द्वारा बुआई तरीके से भी ये लोग करते थे। यहाँ पर बड़े अन्नागार पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अनाजों का भी बिजनेस करते थे। सिंचाई के लिए ये लोग पूर्ण रूप से नदियों पर ही निर्भर रहते थे। और धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अनाजों को पीसने के लिए यहाँ पे सील चक्की भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पशुपालन में कि हड़प्पा के लोग जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, जिनमें कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, बाघ, हिरन, मोर, गैंडे इत्यादि मुख्य थे। हड़प्पाई को घोड़े का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इससे यह पता चलता है कि यह सभ्यता जो है अश्व प्रधान नहीं था। हालांकि कुछ विद्वान जो है घोड़े से संबंधित कई स्थलों जैसे सुरकोटदा से घोड़े का दांत तथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मूर्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिल्प एवं बिजनेस में कि हड़प्पा के लोग जो हैं विविध प्रकार के व्यवसायों में संलग्न थे, जिनमें धातु संबंधी व्यवसाय, हड़प्पावासी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि का व्यवसाय करते थे। और हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग मुहर निर्माण का भी व्यापार करते थे। कई प्रकार की वस्तुओं से यह बनाई जाती थी, जिसमें सर्वाधिक मानक तथा महत्वपूर्ण मुहरें सेल खड़ी से बनी होती थी। मुहरों का आकार जो है मुख्यतः वर्गाकार के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे बेलनाकार के रूप में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि बेलनाकार जो वो मेसोपोटामिया का था। आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह हड़प्पा का क्षेत्र है। ये लोग इन क्षेत्रों से जो है पूरा व्यापार करते थे, जो कि इराक, ईरान, इन क्षेत्रों में जो है ये लोग मिस्र तक व्यापार करते थे। और हड़प्पा में रहने वाले लोगों को पहले मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ये सभी व्यापारिक केंद्र हैं, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे क्षेत्र से या बाहरी देशों से ये लोग व्यापार करते थे। इसके बाद आता है ये लोग मन का व्यवसाय किस प्रकार से करते थे। ये लोग हड़प्पाई मनकाकारी के व्यापार में पूर्ण रूप से दक्ष थे। इनमें मनके, सोने, चांदी, तांबे जैसे धातुओं से लेकर बहुमूल्य कीमती पत्थरों में कार्नियन, जैस्पर, आर्टिफिक, क्वार्ट्ज, शंख और कहीं कहीं पक्की मिट्टी आदि से भी ये बनी होती थी, जिसका ये लोग व्यापार करते थे। और अन्य व्यवसाय के रूप में अगर देखा जाए तो ये लोग मृदभांड निर्माण, ईंट का व्यवसाय, और जो कि हड़प्पाई ईंटों का अनुपात आपको पहले भी बताए थे 4-2-1 के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके साथ ये लोग बुनाई, पत्थर निर्माण आदि इनका मुख्य व्यवसाय के रूप में था। अब इसमें हम लोग व्यापार देखते हैं, तो व्यापार जो है वह मुख्यतः आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से ये लोग करते थे। अगर बाह्य व्यापार की बात किया जाए तो यहाँ पे अभिलेखीय एवं पुरातात्विक दोनों रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभिलेखीय साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। तो हम लोग देखेंगे दोनों में क्या अंतर था। अभिलेखीय साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो यह मेसोपोटामिया का एक अभिलेखीय सारगोन काल से पता चलता है कि मेसोपोटामिया वासी अपने पूरब के 3 क्षेत्रों से जो है मुख्यतः व्यापार करते थे, जो कि दिलगुन, बहरीन के क्षेत्र से, मगन, मकरान तट और मेलुहा। तो अभिलेख से यह पता चलता है कि मेलुहा से जितने भी बड़े बड़े जो जहाज आते थे समुद्री रास्ते से, वो आकर के यहीं पे रुकते थे। अब पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें उत्खनन के रूप में दिखाई पड़ता है, जो कि मोहनजोदड़ो तथा आलमगीर से मेसोपोटामिया का बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई। इससे यह भी पता चलता है कि ये लोग बाहरी व्यापार किस प्रकार से करते थे। लोथल के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो यहाँ से फारस की खाड़ी का एक गोलाकार मुहर प्राप्त हुआ है, तो इससे यह भी पता चलता है कि ये लोग फारस से भी व्यापार करते थे। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के कुछ स्थल निपुर आदि से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें प्राप्त हुई है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वो लोग किन चीज़ों का
वस्तुएं जो आयात निर्यात करते थे। तो टीन जो है वो मुख्यतः ईरान, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों से आता था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। सोना अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत में मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र से सोने का व्यापार होता था। लाजवर्द या बंदक्सा अफ़गानिस्तान में है और मेसोपोटामिया से लाजवर्द की वस्तुएं आयात निर्यात की जाती थी। उसके बाद आता है फिरोजा, यह मुख्यतः ईरान से मंगाया जाता था। इसके बाद सीसा, यह ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान और दक्षिण भारत के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह हड़प्पाई बंदरगाह कि वो लोग किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले भी आपको बताए थे, सुदकागेंडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल, ये सभी जो है व्यापारिक केंद्र से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। यहाँ से इन लोगों का व्यापार जो है जहाज़ के माध्यम से होता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है कि यहाँ से ये लोग व्यापार जो है समुद्र के रास्ते से किस प्रकार से किन देशों तक जाते थे। ये लोग इजिप्ट तक, मेसोपोटामिया इत्यादि क्षेत्रों से भी ये लोग पूरा व्यापार करते थे और ये समुद्री मार्ग के द्वारा जो है इन लोगों का व्यापार होता था। इसमें जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ तक सामान लाने के लिए कहीं ना कहीं बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर हम हड़प्पा की लिपि का बात करें तो हड़प्पा की लिपि को अभी तक जो है पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है और इसे चित्रात्मक लिपि बतलाया गया है। और इस लिपि का जो लिखने का तरीका था वो वेस्टोफेंडम तरीका था, जिसकी पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी। लिपि में जो है कुल 375 से 400 अक्षर के आसपास प्राप्त हुए हैं और सबसे बड़ा लिपि वाला जो लेख है वह धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के छोटे बड़े अधिकांश स्तरों से लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा की लिपि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के लोग जो है मापने तथा तोलने की विधि से भी परिपूर्ण थे। ये लोग माप के लिए फुट तथा घन का प्रयोग करते थे और लोथल से एक स्केल भी प्राप्त हुआ है जिससे ये लोग नापने का काम करते थे। इस प्रकार ये लोग विभिन्न बाट बटखारों का प्रयोग करते थे जो कि कहीं ना कहीं तोलने का काम आता था। उनका बाट जो है 16x16 के क्रम में गणितीय विधि से गणना पर आधारित था। बाटों का जो निचला मापदंड था वो 2, 4, 8, 12, 16, 32 के अनुपात में देखा जाता है और ऊपरी मापदंड जो है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण कर बनाया गया था। बाटों एवं मापों में जो है वो संपूर्ण सभ्यता में एक रूपता थी। इसी अनुरूप के तहत ये लोग अपना व्यापार करते थे और हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेते थे, एक वस्तु देते थे तो दूसरे वस्तु लेते थे। यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन नहीं देखा गया है। कुछ विद्वान का यह भी कहना है कि मुहर का जो प्रयोग है वह मुद्रा की भांति ही होता रहा होगा, लेकिन बहुमत इसे नहीं मानता है। यहाँ पे जो है मुहर को साख से जोड़ा गया है, ना कि मुद्रा से। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 12, 24, 16 के अनुपात में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें समाज के बारे में तो लिपि नहीं पढ़ पाने के कारण जो है वहाँ का हड़प्पा समाज का जो है स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। फिर भी विद्वान जो है समाज की बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं कि सैंधव समाज यहाँ पे किस प्रकार से 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा हुआ था, यानी कि ये ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इसमें दूसरा आता है खुशहाल या मध्यम वर्ग। उसके बाद तीसरा अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहते थे और मुख्यतः पुरोहित लोग जो है दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। और अन्य वर्गों की बात किया जाए जो निचला वर्ग उसमें कृषक,
कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके जो मुहरे बनाने वाले, शिल्पी, जुलाहे इत्यादि श्रमिक लोग यहाँ पे रहते थे। और कुछ विद्वान जो है हड़प्पा समाज को 4 वर्गों में भी बांट कर देखते हैं, जो कि योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगर के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे हड्डियों के परीक्षण से जो है इनको पहचान किया गया है, जो कि ये 4 भागों में देखा गया है। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक संख्या में यहीं से मिले हैं, जो कि सिंधु सभ्यता का निर्माता इसी प्रजाति को ही माना जाता है। इस समय यह प्रजाति जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में अभी भी विद्यमान है। उसके बाद अल्पाइन, यह सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद मंगोलाइड, यह मुख्यतः अभी सिक्किम, असम या कुछ पहाड़ी इलाकों में दिखलाई पड़ता है। कुछ विद्वान जो है हड़प्पाई समाज को मातृसत्तात्मक समाज मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई है। और हड़प्पाई समाज का जो मनोरंजन के साधन थे वो पासे का खेल, शिकार करना, मछली पकड़ना इत्यादि के रूप में देखा जाता है। और ये लोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लोग आभूषण प्रिय थे, जो कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को आभूषण पहने दर्शाया गया है। और यहाँ पे विलासिता की वस्तुओं के आधार पर जो है अमीरी और गरीबी का अंतर दिखलाई पड़ता है। और हड़प्पाई लोग जो है मृतक के दाह संस्कार के लिए कई तरीके अपनाते थे, जिसमें पूर्व समाधान तथा शवों को जलाना इत्यादि शामिल है। अगर धर्म की बात किया जाए तो धर्म में लिपि नहीं पढ़ पाने के कारण हड़प्पाइयों के धार्मिक तौर तरीकों को निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता है। फिर भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने कई पक्षों का उल्लेख किए हैं, जिसमें कि साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व था, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी। अर्थात यह धर्म कर्मकांडों पर केंद्रित होने के बजाय यह उपयोगिता पर आधारित दिखलाई पड़ता है, जिसमें हमें मुख्य रूप से मातृ देवी की उपासना दिखलाई पड़ती है कि सिंधु सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वप्रधान मानी जाती थी। सबसे अधिक नारी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहरे में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। उसके बाद यहाँ पे शिव की उपासना को दिखाया गया है कि सिंधु सभ्यता में जो है पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंह वाला त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिना और बाघ तथा हाथी और बाईं ओर गैंडा एवं भैंस तथा पैर के पास 2 हिरण भी चित्रित पाया गया है। और यहाँ पे पत्थरों के लिंग तथा योनि की प्रतिमा मिली है। इस प्रकार यहाँ पे लिंगोपासना की भी बात कही जाती है। सामूहिक स्नानगार की संकल्पना देखी जाती है, जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पे भूत प्रेत संबंधित विश्वास भी दिखलाई पड़ता है, जैसे यहाँ पे ताबीज जैसी आकृतियाँ पाई गई है। पूजा के अन्य प्रकारों में अगर देखा जाए तो ये लोग पशु पूजा भी करते थे, जिसमें एक कुबड़ वाला बैल सिंगी पशु को ये लोग पूजते थे। इसमें और इसके बाद इसमें ये लोग वृक्ष पूजा, जो कि पीपल, नीम इत्यादि को ये लोग पूजा के रूप में देखते थे। इसके बाद इसमें सर्प पूजा को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कालीबंगा तथा लोथल से कुछ यज्ञ वेदियाँ भी प्राप्त हुई है, जो कि कहीं न कहीं बलि प्रथा पर प्रकाश दिखलाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कला में, तो किस प्रकार से वहाँ कला के क्षेत्र में मनके, मुहरे एवं खिलौना मूर्तियाँ आदि साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगर मूर्तियाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे धातु की मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ और मृण मूर्तियाँ के रूप में देखा जाता है। धातु की मूर्तियाँ में जो है हड़प्पा स्थलों से धातु की जो है विविध मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो के कांसे की नृत्यकी कला की दृष्टि से काफ़ी उत्तम मानी जाती है। यहाँ पे नाचती हुई गर्ल की मूर्ति मिली है।
उसके बाद पाषाण मूर्तियाँ में की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो ध्यानस्थ अवस्था में दिखलाया गया है और इसके चेहरे पर दाढ़ी और ये शॉल ओढ़े हुए हैं जो कि मंगोलाइड योगी के रूप में इसे बतलाया जाता है। हड़प्पा से 2 सिर विहीन प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें से एक लाल बलुआ पत्थर और दूसरी जो है स्लेटी पत्थर से बना हुआ है। विद्वान इसको जैनियों की मूर्ति से जोड़कर देखते हैं। इसके बाद आता है मृीन मूर्ति। इसमें विविध हड़प्पाई स्थलों से जो है मिट्टी की बनी मूर्ति पाई गई जो कि मातृ देवी के रूप में भारी मात्रा में पाया गया है। खिलौने, गाड़ियाँ तथा सीटी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साक्ष्य के रूप में जो पाए गए हैं मिट्टी के रूप में, उसमें पुरोहित नरेश का भी चित्र पाया गया है। मातृ देवी की भारी मात्रा में पाया गया है, लेकिन यह भारत के क्षेत्र में बहुत ही कम पाया गया है। ये नाचती हुई डांसिंग गर्ल है, नर्तकी का पाया गया है। मिट्टी के बने हुए खिलौने भारी मात्रा में पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग अगर राजनीतिक के क्षेत्र में अगर बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी विद्वानों ने जो है भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। हंटर महोदय के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता को जनतांत्रिक पद्धति से जोड़ करके देखते हैं। वहीं मैके जो है प्रतिनिध्यात्मक सरकार के रूप में वहाँ पे जोड़ करके देखते हैं। रूबेन और स्टव के द्वारा जो है गुलामों पर आधारित सरकार माना जाता है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के उच्च वर्गों के द्वारा जो है निम्न वर्गों के लोगों पर अधिकार कर लिया गया था या उनको गुलाम के रूप में देखा जाता था। वहीं पिगर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 2 अलग अलग राजधानियाँ के रूप में देखते हैं और यहाँ पे किस प्रकार से पुरोहितों का शासन हुआ करता था, मतलब उच्च वर्गों के लोगों का शासन हुआ करता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंत्येष्टि संस्कार में कि सिंधु सभ्यता में जो है मरे हुए व्यक्ति को वो लोग किस प्रकार से दफनाते थे या किस प्रकार से जलाते थे, उनका किस प्रकार से दाह संस्कार करते थे, जिसमें पूर्ण समाधिकरण या मृत शरीर को जो है दफनाया जाता था और इसके साथ में वस्तु रखा जाता था जिसमें बर्तन, आभूषण इत्यादि जो है रख दी जाती थी, जिसका साक्ष्य हमें कालीबंगा, लोथल और रोपड़ इत्यादि क्षेत्रों से दिखलाई पड़ता है। उसके बाद आंशिक समाधिकरण दिखलाई पड़ता है। इसमें मृत शरीर को जो है जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डी, कपाल इत्यादि को दफना दिया जाता था, जो कि बहावलपुर से साक्ष्य मिलता है। वर्तमान में जो है पारसी समुदाय में इसी प्रकार का प्रमाण दिखलाई पड़ता है। उसके बाद आता है दाह संस्कार। इसमें मृत शरीर को जो है जला दिया जाता था तथा बचे हुए अवशेष को राख को मृदभांड में भरकर दफना दिया जाता था। अब हम लोग इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव का सिद्धांत। इतिहासकारों के बीच इस सभ्यता के उद्भव को लेकर के सामान्यतः 2 मत दिया जाता है, जिसमें विदेशी उद्भव का मत और एक दूसरा है स्वदेशी उद्भव का मत। अगर विदेशी उद्भव का मत की बात किया जाए तो इसमें मार्शल, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी इत्यादि प्रमुख है। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। यहीं से इस सभ्यता का जो है तत्व मिस्र होते हुए यहाँ पहुँचे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच में आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि क्या वाकई में सुमेरियन सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जा सकता है। सिंधु सभ्यता में जो है नगर पूर्ण रूप से जाल की तरह बुने हुए थे। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मकान बनाने में। यहाँ का जल निकासी अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी और यहाँ की जो लिपि थी वह चित्राक्षर लिपि पाई गई है और यहाँ पे मंदिरों के प्रमाण नहीं पाए जाते हैं। और जबकि सुमेरियन सभ्यता की अगर बात किया जाए तो मेसोपोटामिया जो है इनका नगर बेतरतीब बने हुए थे। ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखलाई पड़ता है। इनका लिपि किलाक्षर लिपि था और यहाँ पे मंदिरों के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। तो इससे यही जान पड़ते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से जो है सिंधु सभ्यता का उद्भव नहीं माना जा सकता है।
और हम लोग अब दूसरा पक्ष स्वदेशी उद्भव का मत देखेंगे, जिसमें रोमिला थापर, आलचिन दंपति, अमलानंद घोष, एस.आर. राव, डी.पी. अग्रवाल इत्यादि आते हैं। और ये जो अपना मत देते हैं, इस मत को वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये लोग वैज्ञानिक के आधार पर गांव से अर्धशहर तथा अर्धशहर से शहर में बदलने वाले पुरातात्विक स्तर विन्यास को दिखलाया गया है। और स्वदेशी संस्कृति से ही उत्पत्ति एवं पतन की बात कही गई है, जो कि निम्न है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राग हड़प्पा, जिसका समय 7000 से 3500 BC के बीच, जिसका साक्ष्य जो है मेहरगढ़ के प्रथम कृषक समुदाय से देखने को मिलता है। उसके बाद आरंभिक हड़प्पा, जिसका समय 3500 से 2350 BC के बीच देखा जाता है, जो कि आमरी, कालीबंगा, कोरदीजी के क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है कि यहाँ से किस प्रकार से दूरस्थ व्यापार का निर्माण हो चुका था। यहाँ किलाबंदी जैसे चीज़ दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े भवन जो कि अन्नागार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हड़प्पा शहरी, जो कि 2350 से 1750 BC के बीच देखा जाता है। यह सभी विकसित शहर के रूप में यहाँ पे देखा गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा। उसके बाद हड़प्पा के बाद का आता है, जो कि 2000 से 700 BC के मध्य देखा जाता है कि इसमें किस प्रकार से ग्रामीण समुदाय का विकास होता है, जो कि भूकर भांगर के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। और ये मुख्यतः आहार, मालवा, जोरवे जैसे संस्कृति में दिखलाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत, कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और जो पतन के कारण थे, उसमें सबसे मुख्यतः बाढ़ द्वारा पतन का कारण माना जाता है, जो कि मार्शल मैके और एस.आर. राव के द्वारा दिया गया है कि इस सभ्यता का पतन जो है कहीं ना कहीं बाढ़ के द्वारा माना जाता है, कि नदियों में अत्यधिक भारी मात्रा में जल आ जाने से आसपास के क्षेत्र को डुबो दिया, जिससे ये लोग बाढ़ का कारण मानते हैं। दूसरा, नदी का सूखना माना जाता है, जो कि डी.पी. अग्रवाल और अमलानंद घोष और सूद जैसे इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि नदी का सूखना इसका पतन का कारण माना जाता है। कुछ इतिहासकार नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें एम.एस. वत्स जैसे इतिहासकार आते हैं। कुछ इतिहासकार भूतात्विक हलचल, भूकंप जैसे चीज़ों को मानते हैं, जिसमें आर्य राइस एंड एम.एस. साहनी के द्वारा यह बताया जाता है कि भूकंप के आने से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। कुछ इतिहासकार में कैनेडी, जो कि मलेरिया से मृत्यु हो जाते हैं लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उसके बाद आता है आर्य आक्रमण, जो कि एम. व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा बताया जाता है कि आर्य आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, जो कि यह सबसे कमज़ोर मत माना गया है। उसके बाद प्रशासनिक गिरावट दिखलाई पड़ता है, जो कि मार्शल के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद व्यापार का पतन दिखलाई पड़ता है। यह एक सबसे लोकप्रिय मत है, क्योंकि इसलिए भी है, अगर इसमें नदी का सूखना माना जा सकता है या फिर बाढ़ का आ जाना माना जा सकता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है व्यापार का पतन दिखलाई देता है, जो कि एक लोकप्रिय मत के रूप में माना गया है। ये सभी व्यापारिक केंद्र का स्थल है। इसके साथ साथ ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल के रूप में दिखाया गया है, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के क्षेत्रों में किस प्रकार से विद्यमान थी। और हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के द्वारा जो है कि वहाँ पे किस प्रकार से वो लोग नदी के जल के ऊपर निर्भर थे, जिससे कृषि इत्यादि के क्षेत्रों में दिखलाई पड़ता है। और यहाँ पे जो है मौसम में बदलाव के कारण जो है पर्याप्त बारिश नहीं दिखलाई पड़ता है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। और इससे बारिश में कमी आने से जो है लोग क्या करते हैं,
अत्यंत परिवर्तन कर जाते हैं, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं, जिसमें इसमें क्लाइमेट चेंज को भी एक महत्वपूर्ण के रूप में माना गया है। और अगर नवीन वैज्ञानिक डाटा की अगर बात करें तो हाल ही में 2012 में अमेरिका के एक रिसर्च संस्थान नूट्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट आंकड़ों का विश्लेषण कर जलवायु परिवर्तन सिद्धांत को विस्तार से अध्ययन किया है। और इसमें मुख्य रूप से जो है वैज्ञानिक ल्यू ब्रीड ने अपनी रिपोर्ट में जो बात कही उसका निम्न सार यह है कि मानसून बारिश में आई कमी के कारण सिंधु घाटी में बहने वाली नदियों के प्रवाह में कमी आती है, जिससे पतन का कारण माना जाता है। और सिंधु घाटी का जो मुख्यतः पतन था, ये लोग कहीं ना कहीं मुख्य रूप से कृषि कार्य पर निर्भर थे, जिससे कि बाद में नदी जल स्रोत पे पानी का कमी हो जाना इत्यादि माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा के नए स्थल खिरसारा से संबंधित तथ्य, जो कि 6 अगस्त 2013 को फ्रंट लाइन में था। इसका हम लोग अगर परिचय देखें तो यह गुजरात के पश्चिमी भुज जिले में खारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पूर्ण हुआ था। इसकी मुख्य विशेषता जो है हड़प्पा के शहरी चरण से संबंधित माना जाता है, जो कि यह एक विनिर्माण केंद्र के रूप में था। और यहाँ पे खुदाई से बहुत सारे मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि जार प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से मनके एवं मिट्टी के वस्तुएं प्राप्त हुई है। मनके सोना, बहुमूल्य पत्थरों एवं तांबे के बनाए गए थे। यहीं से बैल, मोर, बतख तथा मानव की मिट्टी भी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और खिरसारा बस्ती के जो है मुख्य विशेषता वो था किलाबंदी। यहाँ किलाबंदी के अंदर किलाबंदी की जो है वह संकल्पना दिखाई पड़ता है। और इसके साथ राखी गढ़ी के नवीनतम जानकारी, जो कि 2014 में राखी गढ़ी में हाल ही में टीलों की खुदाई हुई है, जिसके आधार पर इसे सभी हड़प्पा स्थलों में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला घोषित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा पश्चात की ताम्र पसानिक संस्कृतियाँ, जो कि राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है, जो जिसमें आहार संस्कृति 2100 से 1500 BC के बीच देखा जाता है। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 BC के मध्य देखा जाता है। जोरवे की संस्कृति 1500 से 900 या फिर 700 BC के मध्य देखा जाता है। ये उपरोक्त सभी ताम्रपसानिक लोग ग्रामीण समुदाय से थे। इसका आवास जो है वो मुख्यतः घास फूस एवं कच्ची सामग्रियों से बने थे। ये लोग अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे से जो है अलग नहीं थे। आपस में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ये लोग जुड़े हुए थे। मालवा के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जोरवे क्षेत्र में प्रवसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि लोग एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर प्रवसन कर कर रहते थे। इस प्रकार जोरवे वालों का संबंध जो है दक्षिण महापसानिक लोगों से था। अगर ऊपर की सभी ताम्रपसानिक बस्तियों की बात किया जाए तो ये लगभग एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। इनकी निजी विशेषताएं भी थी, जैसे आहार के लोग जो है तांबे का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ खेतड़ी का खान नज़दीक होने के कारण। मालवा वालों का मृदभांड काफ़ी अच्छा था। नवदा टोली से इस प्रकार बहुसंख्यक मात्रा में अनाजों के दाने मिले हैं। जोरवे से टोटीदार मृदभांड तथा बच्चों को कलश में दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद तथा इनाम गांव वालों ने कहीं कहीं बड़े बड़े भवन निर्माण बनाने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं शहरी प्रयास के रूप में देखा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपसानिक संस्कृतियाँ थी, जो कि आहार संस्कृति लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच देखा गया है। कयाथा संस्कृति लगभग 1550 से 1700 ईसा पूर्व के बीच। मालवा संस्कृति 1900 से 1500 ईसा पूर्व। सावलदा की संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व के बीच देखा गया है। जोरवी की संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व।
उसके बाद रंगपुर की संस्कृति लगभग 1700 से 1400 ईसा पूर्व के बीच देखा गया है। अब इसमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि न्यूलिथिक के बाद किस प्रकार से चालकोलिथिक का समय आता है, जो कि हड़प्पा कल्चर के रूप में दिखता है। इसमें हाकड़ा वेयर, गणेश्वर, जोधपुर, कायथा कल्चर, अहर, मालवा, ब्लैक एंड रेडवेयर का इस्तेमाल, ओचर, ऑक्यूपाइड पोएट्री, ओसीपी इत्यादि यहाँ पे दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो 1000 BC के आसपास ये आयरन एज का माना जाता है। इस प्रकार से आप चालकोलिथिक साइट पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कायथा, नावदा टोली, गुलंद, अहर, मास्की, दैमाबाद इत्यादि जो है कोल्डी हवा के रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ। अब हम लोग चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? निग्राइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं, तो जो सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं वह है भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सोना, तांबा, चांदी या लोहा? तो इसका सही जवाब है लोहा। ये लोहा से अपरिचित थे। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की, अग्नि की, वरुण की या पशुपति की? तो इसका सही जवाब है पशुपति। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना या आर्यों का आक्रमण? तो इसका सही जवाब है बाढ़ का आना। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ किस चीज़ों से? सैंधव सभ्यता का ज्ञान होता है अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से? तो उत्खनन से जो है सैंधव सभ्यता का ज्ञान होता है। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो यह अपने भारत क्षेत्र से संबंधित है। यह सही जवाब गुजरात है। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? किसका? सैंधव सभ्यता का। तो इसका जवाब क्या होगा? पहला सुमेर, ईरान, बहरीन या सभी? तो सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वे लोग मुख्य रूप से सुमेर, ईरान और बहरीन ये तीनों क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध था। इसका सही जवाब है ये सभी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? या बलूचिस्तान में, पश्चिम पंजाब में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में या सिंध में? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध के क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे किन चीज़ों से? गारा से, पत्थर से, ईंटों से या सीमेंट से? तो सही जवाब है दोस्त ईंटों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से या मूर्तियों से? तो इसका सही जवाब है मोहरों से। इसकी जो सिंधु घाटी की जो लिपि है वो मोहरों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? भारत के क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में या पाकिस्तान के क्षेत्र में? तो इसमें तो सबसे पहला आप नेपाल निकाल दीजिए, क्योंकि नेपाल के क्षेत्र से तो होगा नहीं, बचेगा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वह पाकिस्तान को माना जाता है। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से? तो पशुपति मुहर जो है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। फड़फड़ा ईंटों के नाप का अनुपात है क्या है? 1-2-4, 1-3-4, 1-2-4 या 1-2-3? इसका सही जवाब है 1-2-4। यहाँ भी ऑप्शन में इसमें भी 1-2-4 है दोस्तों, तो ये कोई भी एक सही हो जाएगा। 1-2-4 है।
सिंधु घाटी से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है, किस चीज़ की बनी थी? स्वर्ण की, पाषाण की, कांस्य की या चांदी की थी? इसका सही जवाब है कांस्य की। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं के प्रमाण मिले हैं? वह आमरी से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा से? तो इसका सही जवाब है जो अग्नि वेदिकाएं के जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। तो हमारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक जो है वह समाप्त होता है दोस्तों। ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा के रखें ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।